राहुल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे अपनी बाईं बाह में एक दरार महसूस हुई, जिसे लियू जियानचुन ने बड़ी कुशलता से विकृत आकार दे दिया था। वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया और उसके माथे से ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें रिसने लगी, लू जिदोंग ने उसकी बाह पर पैर रखा, एक बड़ा पत्थर उठाया और राहुल की दाहिनी हथेली पर दे मारा। इस वार से खून के छींटे पड़े और राहुल की कई उंगलियां पत्थर से लहूलुहान हो गईं। इस बार वह चीख भी नहीं सका, उसने बस आंखें घुमाईं और पूरी तरह बेहोश हो गया। लियू जियानचुन और लू जिदोंग ने पहली बार ऐसा कुछ किया था। हालांकि वे थोड़े घबराए और बेचैन थे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि राहुल चरण का दुश्मन है, यानी वह उनका भी दुश्मन था। वे किसी दुश्मन के प्रति बिल्कुल भी नर्म नहीं हो सकते थे। चरण उन दोनों युवकों के काम से बहुत संतुष्ट था। उसके साथ काम करने वालों को वफादार और आज्ञाकारी होना चाहिए। लियू जियानचुन और लू जिदोंग ने बहुत अच्छा किया था। चलो चलें। उन्होंने बेहोश राहुल की ओर देखा और सबको निर्देश दिया। जी सर। कई आकृतियां धीरे धीरे गली से बाहर निकल गईं और उस जगह पर सन्नाटा छा गया। चरण अपने लोगों के साथ छोटे से आंगन में लौटा और उसने प्रिया को झांग जिनिंग से बातें करते देखा। झांग जिनिंग ने हुआंगान काउंटी में एक छोटा सा आंगन खरीदा था, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, जिससे उसके लिए चरण से मिलने और उससे सीखने का समय सुविधाजनक हो गया। विक्रम के साथ उसकी शादी की तारीख इसी साल जून में तय हुई थी। गुरुजी, आप वापस आ गए। चरण को वापस आते देख झांग जिनिंग जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए उठ खड़ी हुई। चरण ने हाथ हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। मैंने अपने पिताजी को कहते सुना कि तियानजुन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ने आपके डिज़ाइन किए गए 2 कार मॉडल का उत्पादन शुरू कर दिया है। झांग जिनिंग चरण के लिए खुशखबरी लेकर आईं। ये सुनकर चरण के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आखिरकार तियानजुन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उनकी 45% हिस्सेदारी थी और जितनी जल्दी कारें बिक्री के लिए लॉन्च होती, उतनी ही जल्दी उन्हें लाभांश मिल सकता था। मम्मा, अगर कोई समस्या हो तो उनसे कहो कि मुझे फ़ोन करें। चरण ने सिर हिलाया। मम्मा, गुरुजी, क्या आप अभी व्यस्त हैं? अगर नहीं, तो क्या आप हाल ही में मेरे लिखे कुछ गाने देखने में मेरी मदद कर सकते हैं? झांग जिनिंग ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और मुस्कुराते हुए चरण से पूछा। मैं अभी व्यस्त नहीं हूँ। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी गीत लेखन क्षमता में हाल ही में कोई सुधार हुआ है। चारण ने नोटबुक लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। झांग जिनिंग के गीतों की ध्यानपूर्वक समीक्षा करने के बाद उसने प्रशंसा के भाव व्यक्त किए। जिनिंग ने हाल ही में तेजी से प्रगति की है। इन सभी गीतों को क्लासिक गीतों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर ये बाजार में फैल गए तो ये जरूर लोकप्रिय गीत बन जाएंगे जिन्हें हर कोई गाएगा। चारण की पुष्टि सुनकर झांग जिनिंग का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो गुरुजी, क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ हिस्सों में बदलाव की जरूरत है? उसने विनम्रतापूर्वक सलाह मांगी। बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से ही उत्कृष्ट है। ये गीत समाप्त करने के बाद चारण ने झांग जिनिंग से कहा, जिनिंग, संगीत और गीत रचना की तुम्हारी क्षमता पहले से ही उत्कृष्ट है। शायद भविष्य में मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। उसका मतलब था कि झांग जिनिंग पहले ही प्रशिक्षुता से स्नातक होने के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये सुनकर झांग जिनिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी मास्टर से बहुत पीछे हूँ। उसकी बातें सुनकर चारण के चेहरे पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान आ गई। ये तो पता ही होगा कि उनके सभी गीत बाद की पीढ़ियों के क्लासिक गीत थे। सच कहूं तो झांग जिनिंग का वर्तमान रचनात्मक स्तर चारण से कहीं बेहतर था। तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए, वरना बाजार और दर्शकों को इन गीतों की पुष्टि करने दो। चारण ने नोटबुक झांग जिनिंग को लौटा दी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। ये सुनकर झांग जिनिंग के चेहरे पर भी उत्सुकता झलक रही थी। एक बार जब वह ये गीत अपने चचेरे भाई झोंग चुचू को दे देंगी तो उन्हें बाजार से प्रतिक्रिया मिलेगी। एक अच्छा गीत कानों को सुकून देने वाला, नया और विशिष्ट होना चाहिए। ये लोगों के दिलों को छूने और श्रोताओं में भावनात्मक प्रतिध्वनि पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। बेहतरीन गीत परिस्थितियों और मनोदशाओं को भी सटीक रूप से चित्रित कर सकते हैं और उन्हें समझना और याद रखना आसान होना चाहिए, ताकि लोग सुनने के बाद उन्हें भूल न सकें और संगीत में पूरी तरह डूब सकें। झांग जिनिंग द्वारा रचित गीत पहले ही इस दहलीज को छू चुके थे। माना जा रहा था कि वह जल्द ही देश की शीर्ष गीतकार और संगीतकार बन जाएंगी। जब समूह बातचीत कर रहा था, अचानक कैबिनेट पर रखा टेलीफोन बज उठा। चरण फोन उठाने के लिए उठे और दूसरी तरफ से एक असहाय आवाज आई, चरण, क्या आप इस महीने अपनी मासिक पांडुलिपि जमा करना भूल गए? चरण, ये सुनकर वह दंग रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। माफ कीजिए संपादक ली, कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए। पिछले कुछ दिनों से मैं रचनाएं लिखने में उलझा हुआ हूं और मैं फंस गया हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पांडुलिपि आपको जल्द से जल्द भेज दूं। ठीक है, बस अगले अंक के प्रकाशन में देरी मत कीजिए, वरना पत्रिका कार्यालय पाठकों को समझा नहीं पाएगा।
ली लीकुन ने थोड़ी चिंता के साथ उसे याद दिलाया। चरण द्वारा धारावाहिक रूप से प्रकाशित दोनों उपन्यासों के पाठक निष्ठावान थे और अगर कोई भी अंक अपडेट होना बंद हो जाता तो पाठकों का विरोध जरूर होता। ठीक है, मैं अभी जाकर लिखता हूँ। फोन रखते ही चरण ने धीरे से आह भरी। वह पिछले कुछ समय से बहुत व्यस्त था और अपने उपन्यासों को अपडेट करना बिल्कुल भूल गया था। उसने पहले ही लगभग 70 से 80 हज़ार अक्षरों की प्रतिलिपियां बना ली थीं और अभी भी उसे 1 लाख से ज़्यादा अक्षरों की और ज़रूरत थी। अब उससे कुछ ही दिनों में 1 लाख से ज़्यादा अक्षरों की पांडुलिपि जमा करने के लिए कहना शायद उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या वह बोझ हल्का करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकता था? सचमुच एक तरीका था। वह इतने लंबे समय से हाथ से लिख रहा था तो टाइपराइटर के बारे में कैसे नहीं सोच सकता था। चरण की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से अपने ड्राइंग टूल्स और ड्राफ्टिंग पेपर लेने के लिए उठा। उसने यूजियान बुक स्टोर में टाइपराइटर ढूंढा, उसके डिज़ाइन, निर्माण सिद्धांतों और प्रक्रिया को दोहराने की तैयारी कर रहा था। अगर उसके पास टाइपराइटर होता तो वह कम से कम हाथ से लिखने से कई गुना तेज हो सकता था। चरण ने तुरंत कदम उठाया, ब्लूप्रिंट मेज पर फैलाए और अपने ड्राफ्टिंग टूल से डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। प्रिया और झांग जिनिंग ने देखा कि वह व्यस्त होने लगा है, इसलिए वे चरण के काम में बाधा डाले बिना बातचीत करने के लिए दूसरे कमरों में चले गए। दिन के ज़्यादातर समय व्यस्त रहने के बाद चरण ने आखिरकार टाइपराइटर के डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट, निर्माण सिद्धांतों और विस्तृत विनिर्देशों को रिकॉर्ड करना समाप्त कर दिया। वह उठा, अंगड़ाई ली, थोड़ा इधर उधर हिला, टेलीफोन के पास गया और ली लीकुन को फ़ोन किया। भाई ली, मैं किसी से आपके लिए टाइपराइटर डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट का एक सेट भेज रहा हूँ। कृपया इसे मेरे लिए बनाने में प्राथमिकता दें, मुझे इसकी तत्काल आवश्यकता है। चरण की बात सुनकर ली लीकुन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, किसी से इसे भेजने का इंतज़ाम करो। कुछ देर उससे बात करने के बाद चरण ने ब्लूप्रिंट को मेज़ पर व्यवस्थित किया और उन्हें एक क्राफ्ट पेपर के लिफाफे में डाल दिया। उसने लू हुई को बुलाया और उसे निर्देश दिया, हुई, मैं तुम्हें जियांग शहर की यात्रा करने और ली लीकुन तक के ब्लूप्रिंट पहुंचाने में मेरी मदद करने के लिए परेशान कर रहा हूं। लू हुई ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं अभी चलता हूं। अब चूंकि चरण और प्रिया के पास कुछ छोटे अंगरक्षक थे, लू हुई और झांग कियान भी थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते थे। कम से कम अब उन्हें पहले की तरह पूरे दिन चरण और प्रिया के पास नहीं रहना पड़ता था। लू हुई के जाने के बाद चरण रात का खाना बनाने रसोई में चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि नए घर में जाने के बाद उसे अपने और प्रिया के जीवन की देखभाल के लिए एक रसोइया और एक आया जैसे नौकरों का एक समूह रखना होगा। आखिरकार खाना पकाने और घर के कामों में भी काफ़ी समय लगता था। नए घर के बारे में सोचते हुए चरण ने कल फिर से इसकी प्रगति देखने की योजना बनाई। ये लगभग बनकर तैयार हो गया होगा, है ना? अगले दिन लू हुई चरण को चीनी उद्यान ले गई। आंगन के द्वार पर पहुंचकर दोनों ने अपनी आंखों के सामने फैले विशाल चीनी उद्यान को देखा और वे प्रशंसा से भर गए। बाहर से देखने पर ही ये पहले से ही काफ़ी भव्य और सुंदर था। चरण और लू हुई आंगन में दाखिल हुए और एक नज़र में ही उन्होंने देखा कि उनकी पिछली यात्रा की तुलना में इसमें काफ़ी बदलाव आए थे। नीले पत्थर से बने मुख्य रास्ते पर चलते हुए उन्हें कई छोटे छोटे घुमावदार और सुंदर रास्ते दिखाई दिए जो कंकड़ पत्थरों से बने थे। इन छोटे रास्तों के दोनों ओर करीने से बनाए गए लॉन थे। अंदर आगे बढ़ने पर बहते पानी पर बने छोटे छोटे पुल, मंडप, चट्टानें और झरने दिखाई दिए, साथ ही तरह तरह के हरे भरे पौधे और जीवंत प्रतिस्पर्धी फूल भी दिखाई दिए। ताज़ा बगीचे को निहारते हुए चरण की आंखों में संतुष्टि झलक रही थी। इस बगीचे को बनाने के लिए प्राचीन वास्तुकला के उस्ताद लियू होंगलिन को आमंत्रित करने में उन्होंने जो पैसा खर्च किया वह पूरी तरह से सार्थक था। परिणामी प्रभाव वाकई अद्भुत था। चरण और लू हुई काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे। आखिरकार लियू होंगलिन को पिछवाड़े में ढूंढ लिया। लियू होंगलिन ने चरण को देखा तो वह मुस्कुराते हुए तुरंत उसके पास आ गया। ओह चरण, क्या आज तुम्हारे पास निगरानी करने का समय है? चरण पिछवाड़े में बन रहे कृत्रिम तालाब और मंडप को देखकर मुस्कुराया और लियू होंगलिन को अंगूठा दिखाया। तुम्हारे देखरेख में मुझे इमारतों की गुणवत्ता या सुंदरता की कोई चिंता नहीं है। अभी अभी वहां से गुजरकर सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। हा, लियू होंगलिन हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे पता है तुम ये पूछने आए थे कि बगीचा कब पूरा होगा, है ना? चाचा लियू की नज़रें तेज हैं, मेरे छोटे छोटे विचार तुमसे छिप नहीं सकते। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बगीचा लगभग बनकर तैयार हो चुका है, बस कुछ छोटे छोटे हिस्से बाकी हैं। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम अभी से फर्नीचर बनवाना शुरू कर सकते हो। लियू होंगलिन ने कहा, यह बहुत अच्छा होगा। चरण भी बहुत खुश हुआ। लियू होंगलिन से सलाह लेने के बाद उन्होंने हुआंगान काउंटी के पास के बढ़ई परिवारों के बारे में पूछताछ की। चूंकि उन्होंने बगीचे के निर्माण में पहले ही काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था, इसलिए उन्हें कुछ उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर बनवाने के लिए थोड़ा और खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे प्राचीन शैली के बगीचे में फर्नीचर की शैली भी प्राचीन ही होगी।
अंकल लियू, अगले 2 दिनों में मैं किसी को एयर कंडीशनर और वाटर हीटर का एक बैच पहुंचाने का इंतजाम करूंगा। कृपया बगीचे के मुख्य कमरों में इनकी स्थापना की देखरेख में मेरी मदद करें। चारण, बगीचे में ड्रेनेज सिस्टम और पानी के पाइप पहले से ही लगे हुए थे, तो उसने लियू होंगलिन से कहा। ठीक है। लियू होंगलिन ने तुरंत हामी भर दी। चरण ने उसे एक एयर कंडीशनर, एक वाटर हीटर और बाजार में उपलब्ध सबसे नए मॉडल का रंगीन टीवी दिया था। अपनी जिंदगी को और भी सुविधाजनक बनाने के बाद लियू होंगलिन ने स्वाभाविक रूप से चरण की हर जरूरत मान ली। वैसे आप इस बगीचे का क्या नाम रखने की सोच रहे हैं? लियू होंगलिन ने कहा, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा सुलेखक है, मैं उससे आपके लिए अक्षर लिखवा सकता हूँ। चरण इस खबर से बहुत खुश हुआ। सोच विचार के बाद वह मुस्कुराया और लियू होंगलिन से बोला, तो चलो इस बगीचे का नाम फू युआन रखते हैं। फू का मतलब है शुभता, बगीचे को भरने वाला सौभाग्य। उसे उम्मीद थी कि इस बगीचे में रहने वाला हर व्यक्ति सौभाग्य और खुशियों से भरपूर होगा। लियू होंगलिन ने यह सुना और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वाह, फू युआन, इसका अर्थ बहुत अच्छा है, यह एक शानदार नाम है। भविष्य में जिस जगह वह रहने वाला था उसके लिए चरण स्वाभाविक रूप से एक ऐसा नाम चुनना चाहता था जो उसे पसंद हो। फू युआन बहुत अच्छा था। लियू होंगलिन से बात करने के बाद चरण फू युआन को लू हुई के पास छोड़ गया। छोटे से आंगन में लौटकर चरण ने प्रिया को फू युआन की स्थिति के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर प्रिया भी फू युआन के लिए उत्सुक हो गई। बस इसके बारे में सुनकर ही मुझे इसकी लालसा हो रही है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, वहां कुछ हिस्से अभी पूरे नहीं हुए हैं। चरण ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा। इस समय बगीचे में अभी भी कुछ निर्माण मलबा था जिसे साफ नहीं किया गया था, जिससे वह उबड़ खाबड़ हो गया था। वह प्रिया को किसी खतरनाक जगह पर नहीं ले जाएगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चरण ने उसके साथ कुछ देर बातचीत की, फिर बढ़ई परिवार से संपर्क करने के लिए उठा। हुआंगान काउंटी में एक पुराना बढ़ई परिवार था जिसकी परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहा जाता है कि वे पुराने राजवंश के राजकुमारों और कुलीनों के लिए ठोस लकड़ी के फर्नीचर बनाने में माहिर थे। उस जमाने में बढ़इयों का ये झांक परिवार धनी लोगों के लिए फर्नीचर बनाने में माहिर था। चारण को इस परिवार का संपर्क विवरण लियू होंगलिन से मिला। फोन करने के बाद किसी ने जल्दी से जवाब दिया। नमस्ते, क्या मैं श्री झांग शाओशिंग हूँ? चारण ने विनम्रता से पूछा। मैं हूँ, ये कौन है? मुझे अंकल लियू होंगलिन ने परिचय कराया था। मैं आपके परिवार से कस्टम फर्नीचर का एक बैच ऑर्डर करना चाहता हूँ। चारण, दूसरे पक्ष के साथ कुछ देर तक विस्तार से बातचीत हुई और दूसरे पक्ष का रवैया बहुत अधिक उत्साही और विनम्र हो गया। आखिरकार चरण को बगीचे के लिए फर्नीचर का एक पूरा सेट चाहिए था, जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। कुछ देर बातचीत करने के बाद झांग शाओशिंग ने कहा कि उसे विस्तृत माप लेने के लिए बगीचे में जाना होगा। चरण सहमत हो गया। फोन रखने के बाद चरण मेज पर बैठ गया और उपन्यासों की नकल करने लगा। टाइपराइटर के आविष्कार से पहले वह जो भी लिखता था उसका काम का बोझ कम हो जाता था। किन परिवार का गांव। श्रुति किन परिवार के यहाँ दावत कर रही थी कि अचानक किसी ने आंगन के गेट पर दस्तक दी। उसने कुछ बार दरवाजे की ओर संदेह से देखा, फिर मुख्य द्वार की ओर चली गई। कौन है? यह मैं हूँ, किन जेन। दरवाजे के बाहर से किन जेन की आवाज आई। श्रुति के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि किन जेन किन परिवार में क्यों आया है। दरवाजा खोलते ही उसने परेशान किन जेन को देखा। जू मेई, अब तुम राहुल के साथ हो ना? किन जेन ने सीधे पूछा। श्रुति को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है, लेकिन वह पहले से ही राहुल के साथ रह रही थी, इसलिए इनकार करने पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा। वह बस सिर हिला सकी। हाँ, अब मैं राहुल के साथ हूँ। वह कुई होंग से तलाक के लिए बातचीत कर रही थी। वह जल्द ही फिर से अकेली हो जाएगी और किन परिवार के गांव में गांव वाले अब भी उसे अकेली ही समझते थे, इसलिए उन्होंने उसके किन परिवार में आने पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सुनकर किन जेन के माथे पर बल पड़ गए। उसने श्रुति से कहा, चून कि तुम दोनों फिर से साथ हो गई हो, तुम्हें जल्दी से काउंटी अस्पताल जाकर उसे देखना चाहिए। काउंटी से फोन आया है और बताया है कि वह अभी इलाज के लिए काउंटी अस्पताल में है और उसे परिवार की देखभाल की जरूरत है। राहुल घायल है। क्या ये गंभीर है? उसे चोट कैसे लगी? किन जेन की बातें सुनकर श्रुति को बहुत आश्चर्य हुआ। आज सुबह जब राहुल गया था तब वह बिल्कुल ठीक था। मुझे स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, काउंटी अस्पताल जाने पर तुम्हें पता चल जाएगा। किन जेन की आंखें हल्की सी झपक गईं और उसने श्रुति को ज्यादा जानकारी नहीं दी। दरअसल काउंटी अस्पताल ने गांव की समिति को बुलाकर बताया था कि राहुल की चोटें गंभीर हैं और वह विकलांग भी हो सकता है, और उसके परिवार से मरीज की फीस भरने और उसकी देखभाल करने का आग्रह किया था। किन जेन को डर था कि अगर उसने श्रुति को बता दिया तो। सच तो यह है कि शायद वह राहुल का ध्यान न रखे। फिलहाल किन परिवार में घर पर कोई नहीं था और अगर श्रुति राहुल का ध्यान नहीं रखती तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी गांव की समिति पर आ सकती थी।
ठीक है, तो मैं उसे देखने काउंटी अस्पताल जाऊंगी। श्रुति ने ज्यादा सोचा नहीं और सहमति में सिर हिला दिया। आखिरकार अब वह राहुल के साथ थी, उसके पास खाने पीने के लिए सब कुछ था और खर्च करने के लिए पैसे भी। श्रुति को अपनी मौजूदा जिंदगी बहुत पसंद थी। काउंटी अस्पताल। श्रुति के पहुंचने के बाद उसने राहुल के वार्ड के बारे में पूछताछ की। वार्ड में पहुंचकर उसने अंदर देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई। एक नज़र में उसे सुअर के सिर जैसा एक चेहरा दिखाई दिया जो चोटों और सूजन से ढका हुआ था। दूसरी नज़र डालने पर उसे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति बिल्कुल राहुल ही था जिसे वह ढूंढ रही थी। फैंगे। श्रुति जल्दी से वार्ड के दरवाजे से अंदर आई और राहुल को बिस्तर पर बेहाल पड़ा देखकर उसकी आंखें सदमे से चमक उठीं। आखिर हुआ क्या? उसने देखा कि राहुल बिस्तर पर बेसुध पड़ा है, एक हाथ प्लास्टर में और दूसरा हाथ मोटी पट्टी में लिपटा हुआ है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद कमज़ोर लग रहा था। राहुल ने श्रुति की आवाज़ सुनी और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ये चरण था। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी और श्रुति को उसे ठीक से सुनने के लिए पास झुकना पड़ा। राहुल की बातें सुनकर वह आश्चर्य से पूछ बैठी, मतलब चरण की वजह से तुम ऐसे हो गए? राहुल ने दांत पीसकर जोर से सिर हिलाया। श्रुति के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी नज़र राहुल की ओर जांच और आकलन से भर गई। क्या अब तुम्हारी चोटें गंभीर हैं? क्या तुम्हें कोई स्थायी समस्या रह जाएगी? श्रुति ने हिचकिचाते हुए पूछा। राहुल उसे बताने ही वाला था कि वह जिंदगी भर के लिए अपंग हो सकता है, लेकिन ये शब्द उसके होठों तक पहुंच ही गए और उसने झट से उन्हें निगल लिया, क्योंकि राहुल अच्छी तरह जानता था कि अगर श्रुति को पता चला कि वह अपंग हो जाएगा तो वह शायद बेरहमी से मुंह मोड़कर चली जाएगी। वह एक बार यह नुकसान झेल चुका था। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर अस्पताल में रहने के बाद मुझे छुट्टी मिल सकती है, उसने अस्पष्ट स्वर में कहा। मन ही मन सोच रहा था कि उसे बाद में डॉक्टर और नर्स को निर्देश देना चाहिए कि वे श्रुति को उसकी असली चोटों के बारे में न बताएं। चरण तुम्हारे साथ इतना बेरहम कैसे हो सकता है? फैंगे, क्यों न हम पुलिस बुलाएं और उसे गिरफ्तार करवाएं? उसने तुम्हें इतनी बुरी तरह घायल किया है कि उसे जेल की सज़ा ज़रूर होगी। श्रुति को लगा कि राहुल की यह हालत चरण की वजह से हुई है और वह झट से बोल पड़ी। वह भी चरण से उतनी ही नफरत करती थी जितनी राहुल करता था, क्योंकि चरण का वजूद उसे लगातार याद दिलाता रहा कि वह अंधी है और उसने गलत आदमी को चुन लिया है। तुम समझती नहीं। चलो अभी पुलिस बुलाने की बात ही नहीं करते। राहुल ने सिर हिलाया और कमजोरी से आंखें बंद कर लीं। चरण ने उससे पूरी तरह निपट लिया क्योंकि उसने पहले चरण से निपटने के लिए किसी को नियुक्त कर रखा था। अगर पुलिस बुला ली जाती तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को नियुक्त करने का उसका कृत्य भी उजागर हो जाता। उसे नहीं पता था कि चरण को कुछ होगा या नहीं, लेकिन उसे जेल जरूर होगी। राहुल को जेल जैसी जगहों से नफरत थी तो वह स्वेच्छा से पुलिस के चक्कर में कैसे पड़ सकता था? अगर उसे बदला लेना था तो उसे गुप्त रूप से चुपचाप करना होगा। श्रुति ने जब देखा कि वह और कुछ नहीं कह रहा तो वह थोड़ा मुंह बना लिया। लेकिन चरण ने राहुल को सचमुच इतना पीटा था, क्या अब वह इतना क्रूर हो गया है? श्रुति कांप उठी जब उसे याद आया कि पिछली बार जब वह उससे मिलने गई थी तो चरण का उसके प्रति कैसा रूखा व्यवहार था। क्या तुम इस बार पैसे लाए हो? पहले मेरी फीस भर दो। राहुल ने अचानक आंखें खोलीं और श्रुति से कहा। फैंगे, क्या तुम्हारे पास इलाज की फीस के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं? ये सुनकर श्रुति ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पास जो पैसे थे वे डूब गए और अब मुझे अस्पताल का कर्ज है। राहुल की आंखें चमक उठीं और उसने श्रुति को मना लिया, तुम पहले मेरी मदद करो और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें दोगुना कर दूंगा। श्रुति ने उसकी बातें सुनी और अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं पहले जाकर पैसे देती हूँ। वह उठी और वार्ड से बाहर लॉबी में पैसे देने चली गई। दूसरी ओर राहुल ने नर्स और डॉक्टर को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे उसकी हालत छिपाने में उसकी मदद जरूर करें। मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हालत छिपाने में मेरी मदद कर सकते हैं और उसे मेरी असली चोटें नहीं बता सकते। उसने डॉक्टर और नर्स से इस तरह विनती की। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर और नर्स ने स्वाभाविक रूप से श्रुति को उकसाने की हिम्मत नहीं की और झट से मान गए। श्रुति अपने पास मौजूद सारे पैसे निकालकर फीस देने गई, लेकिन वह अभी भी थोड़ा कम था। लाचार होकर वह स्टाफ से बस कुछ दिन और मोहलत मांग सकती थी। उसे और पैसे जुटाने थे। वार्ड में लौटकर बिस्तर पर पड़े राहुल को कमज़ोर हालत में देखकर उसके मन में कुछ शंकाएं उठीं। फैंगे, क्या आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं? उन्हें इतना इलाज क्यों करवाना पड़ रहा है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, उसने राहुल से शिकायत की। राहुल ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। तुम्हें किस बात की चिंता है? जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पास तुम्हारी क्षमता से ज्यादा पैसे हों। ये सुनकर श्रुति ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। मैं जानती थी फैंगे, तुम सबसे अच्छे हो।
आखिरकार उसने हाल ही में राहुल को 200 युआन को 1000 युआन में बदलते हुए देखा था। इसलिए वह अभी भी खुशी से सोच रही थी कि राहुल के डिस्चार्ज होने के बाद वह उसे एक बड़ी रकम देगा। लेकिन अब हम क्या करें? मेरे पास पैसे नहीं हैं और अगर हम भुगतान नहीं करते हैं तो अस्पताल हमें निकाल सकता है। उसने ये सोचकर कड़वाहट से कहा, पहले जाओ अपने परिवार, ससुराल वालों, रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लो। तुम सबसे थोड़ा उधार ले सकती हो, मैं बाद में तुम्हें दोगुना चुका दूंगा। राहुल कमजोर और थका हुआ था। ये कहने के बाद उसमें अब और ताकत नहीं बची थी। श्रुति केवल सिर हिला सकी। ठीक है फैंगे, तुम अस्पताल में मेरा इंतजार करो, मैं पैसे इकट्ठा करती हूँ। उसके दिल में अभी भी राहुल के लिए अपार आशाएं थीं। उम्मीद थी कि छुट्टी मिलने के बाद वह उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकेगा। अगले दिन चरण झांग परिवार के बढ़इयों को कमरों का नाप लेने और उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए फुयुआन ले गया। चूंकि फर्नीचर के पूरे सेट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें कमरों के आकार के अनुसार कस्टम मेड करना पड़ा। बढ़इयों द्वारा विस्तृत जानकारी दर्ज करने और उपयुक्त शैलियों का चयन करने के बाद चरण ने 30,000 युआन की जमा राशि का भुगतान किया। पूरे बगीचे के सभी कमरों के लिए कस्टम मेड फर्नीचर सेट की कुल लागत 150,000 युआन होगी। और कोई रास्ता नहीं था। ठोस लकड़ी का फर्नीचर महंगा था, खासकर उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी से बना फर्नीचर, जिसकी कीमत और भी ज्यादा थी। चरण के पास अब पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस मामले में कंजूसी नहीं करेगा। झांग परिवार के पास कई बढ़ई थे, इसलिए फर्नीचर 1 महीने के भीतर पूरा हो सकता था। ये बहुत अच्छा था क्योंकि इस सारे फर्नीचर को पेंट करना जरूरी था और फुयुआन में पेंट के धुएं और जहरीले पदार्थों के पूरी तरह से निकल जाने के बाद ही रहा जा सकता था। चरण नहीं चाहता था कि वह और प्रिया फॉर्मल्डिहाइड से भरे घर में रहें। फुयुआन से लौटने के बाद चरण ने प्रिया को फ़ोन किया और उसे प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। प्रिया अब वह 6 महीने की गर्भवती थी और क्योंकि मौसम हाल ही में धीरे धीरे गर्म हो रहा था और उसने पतले कपड़े पहने थे, उसका उभरा हुआ पेट बहुत ध्यान देने योग्य लग रहा था। चरण ने उसे कार में बैठने में मदद की, फिर करीब से पीछा किया और खुद भी कार में बैठ गया। हुई गे काउंटी अस्पताल, चरण ने लू हुई से कहा, जो ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। ठीक है, लू हुई ने जवाब दिया। कार स्टार्ट की और काउंटी अस्पताल की ओर तेजी से चली। अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर लू हुई ने कार को एक सुचारू रूप से रोक दिया। चरण ने प्रिया को कार से बाहर निकलने में मदद की। जैसे ही दोनों अस्पताल में कदम रखने वाले थे, उन्होंने अचानक एक परिचित व्यक्ति को अस्पताल से बाहर निकलते देखा। ये व्यक्ति श्रुति थी। किन चरण। जब श्रुति ने चरण को प्रिया को एक शानदार दिखने वाली कार से बाहर निकालने में मदद करते देखा तो उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। इस कार के कई टीवी समाचार चैनलों पर प्राइम टाइम विज्ञापन थे, इसलिए श्रुति ने इसे पहचान लिया। यह उस समय बाजार में एक बहुत लोकप्रिय कार थी, तियानक्सिंग एसेक। उसने सुना कि एक कार 180,000 युआन में बिकी। 180,000 युआन एक ऐसा आंकड़ा था जिसके बारे में श्रुति ने सपने में भी नहीं सोचा था। श्रुति की नज़र प्रिया के उभरे हुए पेट पर पड़ी। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। अगर उसने उस समय चरण से शादी की होती तो क्या आज कहानी अलग होती? शायद वह एक अमीर महिला होती। वर्तमान चरण अब पहले जैसा नहीं रहा। वह एक अमीर और सफल व्यक्ति बन गया था और उसके बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। श्रुति ने चुपके से अपनी लार निगल ली और तेजी से चरण और प्रिया की ओर चल पड़ी। चरण, क्या इत्तेफाक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगी। तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? श्रुति ने अपनी चोटी कान के पीछे की और स्नेह भरी नजरों से चरण को देखा। उसने अपने स्त्रीत्व का प्रदर्शन करते हुए अहंकार से चरण को आंख भी मारी। उसने अवचेतन रूप से प्रिया को अनदेखा कर दिया, जो चरण के बगल में खड़ी थी। प्रिया, जिसे चरण सहारा दे रहा था, ने यह दृश्य देखकर एक अजीब भाव दिखाया। क्या ये श्रुति उसके सामने ही उसके पति को रिझाने की कोशिश कर रही थी? हालांकि प्रिया को न केवल कोई संकट का एहसास हुआ, बल्कि उसे यह काफी हास्यास्पद भी लगा। क्योंकि वर्तमान श्रुति अस्त व्यस्त थी। उसकी आंखों के नीचे घने काले घेरे और फटे हुए होंठ थे। वह बूढ़ी और अस्त व्यस्त लग रही थी। हालांकि वह केवल 20 की थी, वह 30 की लग रही थी। क्या वह अब खुद को सुंदर समझती थी? और फिर भी इतनी नासमझी से चरण के पास आ रही थी। श्रुति के दिखावटी और हास्यास्पद व्यवहार को देखकर चरण भी खुश हुआ। श्रुति की बेशर्मी और रहस्यमय आत्मविश्वास ने सचमुच उसकी आंखें खोल दीं। श्रुति ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह मुंह से चरण की ओर देखने लगी। उसकी नज़रों में वर्तमान चरण किसी सुंदर, चमकते हुए देवता की तरह था। हाँ, मुझे भी यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। चरण ने अपने होंठ टेढ़े किए। मैं अपनी पत्नी के साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल जा रहा हूँ। तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? उसके शब्द स्पष्ट रूप से एक आलंकारिक प्रश्न थे, जो जानबूझकर श्रुति को अपमानित करने के लिए थे। श्रुति बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी और चरण बहुत पहले ही उससे धैर्य खो चुका था।
ये सुनकर श्रुति ने ईर्ष्या भरी निगाहों से प्रिया को देखा। 6 महीने की गर्भवती होने पर भी प्रिया के अंग अभी भी दुबले पतले थे, मानो केवल उसके पेट का वजन बढ़ गया हो। उसका छोटा सा चेहरा जैद की तरह सफ़ेद था, गुलाबी गालों और सफ़ेद दांतों के साथ, जैसे वसंत में खिलता हुआ आड़ू का फूल, नाजुक और सुंदर। श्रुति ने बस ध्यान से देखा और हीनता की भावना उसके दिल में उठने से नहीं रोक सकी। प्रिया ने चरण के साथ एक अच्छा जीवन जीना शुरू करने के बाद वह वास्तव में बदल गई थी। श्रुति के चेहरे पर और भी भद्दा भाव आ गया जब चरण ने उससे पूछा कि वह अस्पताल में क्या कर रही है। वह नहीं चाहती थी कि चरण को पता चले कि वह फिर से राहुल के साथ उलझ गई है। उससे भी ज्यादा उसे डर था कि चरण को पता चल जाएगा कि राहुल इस समय काउंटी अस्पताल में भर्ती है। इसलिए उसने झट से कहा, देखो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने अस्पताल आई हूँ। उसने सोचा कि अगर उसने ऐसा कहा तो चरण शायद उसकी चिंता जाहिर करेगा, लेकिन उसके शब्द निकल जाने के बाद चरण की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने प्रिया का समर्थन करते हुए श्रुति को ठंडी आंखों से देखा। ओह कृपया हट जाओ, तुम हमारा रास्ता रोक रही हो। श्रुति का चेहरा तुरंत हरे और लाल रंग का हो गया। उसने चरण के पीछे खड़े लंबे अंगरक्षक की ओर देखा और आज्ञाकारी ढंग से रास्ते से हट गई। चरण ने राहुल को इतना नुकसान पहुंचाया था कि वह चरण को उकसाने और राहुल के नक्शे कदम पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चरण प्रिया का समर्थन करते हुए जल्दी से उसकी नज़रों से ओझल हो गया। श्रुति उस तरफ शून्य भाव से देखती रही, उसका हृदय ईर्ष्या और पछतावे से भर गया। आखिरकार उसने चरण को, इस बेहतरीन इंसान को, खो दिया था। उसके दिल में अनिच्छा का एक कड़वा एहसास उमड़ आया और श्रुति की आंखें नम हो गईं। राहुल के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए वह कैसे इधर उधर भाग रही थी, ये सोचकर वह और भी व्यथित हो गई। लेकिन अगर उसने राहुल को अभी छोड़ दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा और वह अभी भी कर्ज के बोझ तले दबी रहेगी। उसे अब भी उम्मीद थी कि राहुल जल्द ही ठीक हो जाएगा और उसके लिए फिर से अच्छी कमाई करने लगेगा। श्रुति ने नज़रें हटा लीं, गहरी सांस ली और अस्पताल से बाहर जाने के लिए मुड़ी। राहुल के आगे के इलाज के लिए अभी भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी और उसे पैसे जुटाने के तरीकों के बारे में सोचना जारी रखना था। काउंटी अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में भ्रूण सामान्य रूप से विकसित हो रहा है और गर्भवती माँ भी बहुत स्वस्थ है। अगले कुछ महीनों तक बस पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करें। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराए और चरण और प्रिया से कहा, धन्यवाद डॉक्टर। चरण ने डॉक्टर को धन्यवाद देने के बाद प्रिया को डॉक्टर के कार्यालय से बाहर निकलने में मदद की। अस्पताल से निकलकर चरण और प्रिया छोटे से आंगन में लौट आए। जैसे ही दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, कोई उन्हें ढूंढता हुआ आया। वह किरण था, जिसे उन्होंने बहुत समय से नहीं देखा था। वह छोटे से आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जिसे लियू जियानचुन और लू जिदोंग ने रोक रखा था। ये देखकर कि वह आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता, वह घर की ओर चिल्लाया, दीदी, जीजाजी, मदद करो, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। चरण और प्रिया दोनों ने उसका शोर सुनकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। प्रिया ने आंगन के प्रवेश द्वार की ओर देखा, उसकी आंखों में घृणा की एक झलक झलक रही थी। वह जानती थी कि किरण, ये परजीवी, अंततः उसे और चरण को फिर से ढूंढने आएगा। निश्चित रूप से वह फिर से यहाँ था, एक सचमुच घिनौना, अडिग उपद्रवी। इसे एक अच्छा सबक सिखाओ और यह फिर आने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रिया ने चरण की ओर देखा और धीरे से कहा। चरण ने उसका हाथ थपथपाया और धीरे से कहा, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अगर तुम थकी हुई हो तो थोड़ी देर घर में लेट जाओ। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसे चरण पर पूरा भरोसा था। और चरण किरण के साथ चाहे जैसे भी व्यवहार करे, प्रिया को कोई परेशानी नहीं होगी। चरण घर से बाहर निकला और आंगन के गेट पर आ गया। किरण, क्या तुम पैसे चुकाने आए हो? चरण ने व्यंग्यात्मक लहजे में अपने होंठ सिकुड़े और किरण को शरारती नजरों से देखा। जीजाजी, आप क्या कह रहे हैं? हम सब एक परिवार हैं और हमारा परिवार बहन प्रिया का उपकारक है। किरण बोला, उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। अब आप एक कारखाना चला रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, क्या आपको अब भी मेरे कुछ 100 युआन की परवाह है? ओह, आज आप पैसे चुकाने नहीं आई हैं, फिर आप यहाँ किस लिए आई हैं? चरण की आंखें ठंडी हो गईं। मैं आज यहाँ बहन और जीजाजी से अपनी जान बचाने की भीख मांगने आया हूँ। किरण ने जब ये कहा तो उसकी आंखों में डर की एक झलक उभर आई। जीजाजी, मुझ पर जुए का 2000 युआन का कर्ज है और उन कर्जदारों ने मुझे आज ही सब चुकाने को कहा है। अगर मैं इसे नहीं चुका पाया तो वे मेरी एक टांग काट देंगे। प्लीज़ आप और दीदी मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी टांग नहीं कटवाना चाहता। किरण एक निकम्मा और निकम्मा इंसान था, उसे कभी कोई अच्छी नौकरी पाने का इरादा नहीं था। पहले जब मल्लेश और संगीता आसपास होते थे तो वह उन्हीं पर गुजारा करता था। बाद में जब मल्लेश और संगीता गिरफ्तार होकर जेल चले गए तो किरण की नज़र प्रिया और चरण पर पड़ी। उसे उम्मीद थी कि वह अपने बुढ़ापे में उन पर निर्भर रहेगा।
हालांकि चरण ने पहले किरण को पैसे उधार देने का जुगाड़ किया था, जिससे वह लंबे समय तक चरण के सामने मुंह दिखाने से भी डरता रहा। इसलिए उसने पैसे कमाने के दूसरे तरीके सोचे। उसने छोटी मोटी चोरियां की और सड़क पर उन गुंडों का पीछा करके जुआ खेलने लगा। उसने कुछ जीता, कुछ हारा और आखिरकार जुए का भारी कर्ज जमा कर लिया। कैसीनो वालों ने देखा कि उस पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने उससे अपना हिसाब चुकाने को कहा। उन्होंने उसे एक समय सीमा भी दे दी। अगर किरण फिर भी अपना जुए का कर्ज नहीं चुका पाया तो वे उसके पैर काट देंगे। तभी किरण को एहसास हुआ कि वह डर गया है और उसने जल्दी से पैसे जुटाने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत पहले ही नज़रअंदाज कर दिया था, कोई भी उसे पैसे उधार देने को तैयार नहीं था। हताशा में किरण का ध्यान केवल चरण और प्रिया पर ही गया। कुछ खोजबीन के बाद उसे पता चला कि चरण और प्रिया बहुत आराम की जिंदगी जी रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक लग्जरी कार भी खरीद ली थी। इससे किरण बेहद असंतुलित महसूस करने लगा। वह उनके दरवाजे पर आया और प्रिया को पालने पोसने की अपनी पिछली दयालुता का इस्तेमाल करके चरण और प्रिया को धमकाकर जुए का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए कहने लगा। इस समय जब चरण ने सुना कि किरण पर जुए का 2000 युआन का कर्ज है और वह उसे चुकाने में मदद चाहता है, तो उसके चेहरे पर एक ठंडा तिरस्कार उभर आया। उसे बेवकूफ़ समझा जा रहा था। चरण ने हिम्मत करके कहा कि अगर उसने इस बार किरण की जुए का कर्ज चुकाने में मदद की तो शायद उसे फिर कभी चैन न मिले, क्योंकि किरण जुए की आदी थी। जुआरी जब उन्माद में होते हैं तो अपनी बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देते हैं, उनमें ज़रा भी इंसानियत या नैतिकता नहीं होती। कर्ज आपका है और चूंकि आप इतना पैसा देने में सक्षम हैं, इसलिए आपको इसे चुकाने का कोई रास्ता खुद ही ढूंढना चाहिए। किरण की उम्मीद भरी निगाहों को देखते हुए चरण ने अपने हाथ फैला दिए। उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। जीजा जी, आप इतने बेरहम नहीं हो सकते। अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया तो वे मुझे मार डालेंगे। किरण घबरा गई और जल्दी से चरण से विनती की, कृपया इस मुश्किल घड़ी से निकलने में मेरी मदद करें और बाद में मैं आपको पैसे वापस करने का कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगी। क्या ऐसा है? आपने तो पहले दिए गए पैसे भी नहीं चुकाए हैं। चरण ने ठंडी आंखों से किरण को देखा। तियान तियान और मुझ पर अब आपके परिवार का कोई कर्ज नहीं है किरण। अगर आप एक स्थिर, महत्वाकांक्षी, ईमानदार और नेक इंसान होती तो तियान तियान और मैं आपका ज्यादा ख्याल रख सकते थे, लेकिन आप स्वार्थी, लालची, आलसी और बेरहम हैं। तियान तियान और मैं आप जैसे किसी की मदद क्यों करें? जीजा जी, मुझे पता है मैं गलत था। मैं ज़रूर नया रास्ता अपनाऊंगा और अपने तौर तरीके सुधारूंगा। इस बार मेरी मदद कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। कसम खाता हूं, मैं कड़ी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और भविष्य में आपका कर्ज चुका दूंगा। किरण को चरण की घृणा महसूस हुई। उसने दांत पीस लिए और अचानक धड़ाम से चरण की ओर घुटनों के बल गिर पड़ा। जीजा जी, मुझे कोई रास्ता दीजिए। वह चरण के आगे झुक गया, फूट फूट कर रोते हुए चरण की सहानुभूति जीतने की कोशिश कर रहा था। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, चरण ने शांति से कहा। फिर लियू जियानचुन और लू जिदोंग को निर्देश दिया, उसे यहाँ से निकालो। जी सर। लियू जियानचुन और लू जिदोंग ने किरण की ओर देखा, फिर एक एक करके आगे बढ़े और किरण को उठा लिया। हालांकि वे बूढ़े नहीं थे, फिर भी वे काफी मजबूत थे। किरण का शरीर हवा में उठा हुआ था, उसका चेहरा घबराहट और डर से भर गया था। चरण, प्रिया, तुम दोनों बहुत कठोर और निर्दयी हो। अगर मुझे सचमुच कुछ हो गया तो क्या तुम दोनों को इसका पछतावा नहीं होगा? उसकी बातें सुनकर चरण बोलने ही वाला था कि अचानक पीछे से प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, अगर कर्ज वसूलने वाले तुम्हारा एक पैर भी तोड़ दें तो यही तुम्हारी सज़ा है, तुम इसी के लायक हो। प्रिया की आवाज़ ठंडी थी और वह भावशून्य होकर बोली, तुम कह सकती हो कि मैं हृदयहीन हूँ या तुम कह सकती हो कि मैं कृतघ्न हूँ। किरण, जिस पल तुमने मुझे पैसों के लिए बेच दिया तब से मेरे मन में तुम्हारे लिए, मल्लेश के लिए कोई भावना नहीं रही। या संगीता के लिए। किरण की आंखें लाल हो गईं और अभी भी बहस करने की इच्छा हो रही थी, ये देखकर। चरण ने हाथ हिलाकर लियू जियानचुन और लू जिदोंग को इशारा किया कि वे उसे भगा दें। अब जबकि चरण और प्रिया के पास इतने सारे अंगरक्षक थे, अगर किरण ने फिर से कोई उपद्रव करने की हिम्मत की तो चरण उसे हर बार कड़ी सजा देगा। जल्द ही लियू जियानचुन और लू जिदोंग ने किरण को घसीटकर दूर फेंक दिया। किरण अभी भी उठकर चरण और प्रिया को परेशान करना चाहता था, लेकिन तभी उसने अपने सामने दो युवकों को देखा जिनके चेहरे पर बुरे भाव थे। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर तुमने फिर से हमारे दरवाजे पर आकर उपद्रव करने की हिम्मत की तो हम पहले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। उस समय तुम बस जमीन पर रेंगते हुए भीख मांगते रहोगे। दोनों युवकों की आवाज़ें ठंडी थीं और ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। किरण उनसे इतना डर गया था कि उसने फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चरण, वह इतना भयानक कब हो गया? ... किन परिवार का गांव? श्रुति ने राहुल को गधागाड़ी से उतरने में मदद की, फिर दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकाली।
उसने राहुल को घर के अंदर पहुंचाया और उसे बैठाया। राहुल के बाएं हाथ में प्लास्टर था और दाएं हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। श्रुति के पास पर्याप्त पैसे न होने के कारण राहुल अस्पताल में अपना इलाज जारी नहीं रख सका। सिर्फ 2-3 दिनों में ही उसके पूरे शरीर के कोमल ऊतकों में चोटें आ गईं और दोनों हाथों की चोटें भी बहुत गंभीर थीं। उसका शरीर अब बहुत कमज़ोर हो गया था। श्रुति उसके सामने चिंतित और नाराज़ भाव लिए बैठी थी। फेंगे, अब हम पर बहुत सारा कर्ज है और हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हमें क्या करना चाहिए? राहुल के अस्पताल में 2 दिनों के दौरान उसने जितना हो सका उतना उधार लिया और अपनी सास से भी कुछ पैसे ठगने में कामयाब रही। अब राहुल के इलाज और अस्पताल की फीस चुकाने के बाद उनके पास बस कुछ युआन ही बचे थे। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। श्रुति की बातें सुनकर उसकी आंखों में एक विचारमग्न भाव उभर आया और थोड़ी देर बाद उसने श्रुति से कहा, जाओ पवनी को ढूंढो और उससे 200 युआन मांग लो। मेरे पास उस पर कुछ है, इसलिए वह देने से इनकार नहीं कर पाएगी। श्रुति की आंखें तुरंत चमक उठीं। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढती हूँ। अगर उन्हें यहाँ पैसे नहीं मिले, वह और राहुल भूख से मर जाऊंगी। श्रुति उठी और बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक लोगों का एक समूह किन परिवार के आंगन में दौड़ पड़ा। उन्हें आगे ले जा रहे व्यक्ति को देखकर श्रुति का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि आंगन में सबसे पहले प्रवेश करने वाली व्यक्ति श्रुति की वर्तमान सास जो बुइफेन थी। इसी समय जो बुइफेन कई भतीजों और भतीजियों के साथ आंगन में दौड़ी। श्रुति को देखते ही उसकी भौहें तन गईं। ये घटिया औरत सचमुच अपने प्रेमी के घर पर रह रही है। दाजूंग, एरजूंग, मेरे लिए उन्हें मारो। आज हमें इस रंडी और उसके प्रेमी को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ये सुनकर श्रुति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह डर के मारे घर के अंदर चली गई। मेज पर बैठे राहुल ने लोगों को अंदर आते देखा और उसकी आंखों में घबराहट के भाव उभर आए। तुमने मेरे घर में घुसकर लोगों को मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा? आह। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे जमीन पर गिरा दिया गया। राहुल का प्लास्टर वाला हाथ जोर से जमीन पर लगा। अपने हाथ की चोट को फिर से बढ़ता हुआ महसूस करते हुए वह दर्द से चीख पड़ा। पुलिस को बुलाओ। हाँ, तुम बेवफा जोड़े जो खिलवाड़ करते हो, क्या तुम्हारी हिम्मत है पुलिस को बुलाने की? जो बुइफेन ने व्यंग्य किया और सख्ती से कहा, उन्हें जोर से मारो साले कुत्तों। तुमने मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत की। काश मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर सकता। वास्तव में झांग जू मेई और राहुल के बीच के संबंध के बारे में जो बुइफेन को तुरंत पता चलने में चरण का भी हाथ था। चरण कभी भी राहुल और झांग जू मेई को एक साथ नहीं रहने देता था, लगातार उससे बदला लेने की योजना बनाता रहता था। राहुल केवल दुखी था, मरा नहीं था। जब तक वह एक दिन भी जीवित रहता, वह चरण से बदला लेने का कोई रास्ता खोज लेता। यदि चरण उसे सीधे नहीं मार सकता था, तो क्या वह उसे अभी भी कुछ परेशानी नहीं दे सकता था? इसलिए उसने लोगों को कुई होन के घर के पास अफवाह फैलाने की व्यवस्था की और जो बुइफेन को झांग जू मेई और राहुल के बीच के संबंध के बारे में गुप्त रूप से सूचित किया। कुई होन के कैद होने के बाद जो बुइफेन पहले से ही अपनी बहू झांग जू मेई से बहुत नाराज थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह धोखा देने की हिम्मत करेगी। और व्यभिचारी उसका पूर्व पति था। अपने बेटे को जेल में कष्ट सहते हुए सोचकर वह गुस्से में कुछ भतीजों और भतीजियों को लेकर किन परिवार के गांव की ओर दौड़ी। पहले झांग जू मेई ने कहा था कि वह रहने के लिए अपने मायके वापस जा रही है, लेकिन जब उनका समूह झांग जू मेई के घर पहुंचा तो वे उसे नहीं मिले। उन्होंने बस गांव में इधर उधर पूछा और राहुल को ढूंढ लिया। इस समय झांग जू मेई और राहुल को देखना आग में घी डालने जैसा था। दुश्मनों की मुलाकात ने उनकी आंखों को गुस्से से लाल कर दिया। जो बुइफेन को स्वाभाविक रूप से बदमाशों की इस जोड़ी को एक अच्छा सबक सिखाना था। इस समय झांग जू मेई और राहुल दोनों पिटाई से दर्द से चीख रहे थे। उनके हताश रोने ने किन परिवार के पास के कई पड़ोसियों को आकर्षित किया। कई अजनबियों को राहुल और झांग जू मेई को हिंसक रूप से पीटते हुए देखकर उसने राहुल और झांग जू मेई की ओर इशारा किया, जिन्हें पीटा जा रहा था, और बोली, ये घटिया औरत झांग जू मेई मेरे बेटे की पीठ पीछे अपने व्यभिचारी के साथ रहकर धोखा दे रही है। बताओ, क्या मुझे इसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? ये सही नहीं है। क्या जू मेई ने नहीं कहा था कि वह पहले से ही तलाकशुदा और अकेली है? भीड़ में से किसी ने अपनी उलझन जाहिर की। जो बुइफेन इतना गुस्से में था कि उसकी नाक लगभग टेढ़ी हो गई थी। ये झूठ बोल रही है। यह अभी भी हमारे कोई परिवार की बहू है, फिर भी तलाकशुदा होने का दावा करके अपने मायके भाग गई। ये छोटी सी बदचलन औरत अपने व्यभिचारी के साथ रहने के लिए सच में झूठ से भरी हुई है। इसने किन परिवार के आसपास के पड़ोसियों को चौंका दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि झांग जू मेई का अभी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वह पहले से ही राहुल के साथ रह रही थी। क्या इसे खुला और जबरदस्त व्यभिचार माना जाता था? सबकी नज़र राहुल और झांग जू मेई पर पड़ी, जिन्हें घर में पकड़कर पीटा जा रहा था। इस पल उन सभी ने अपनी बात निगल ली। सभी को व्यभिचारियों से गहरी नफरत थी।
आखिरकार कोई भी व्यभिचार नहीं चाहता था। वास्तव में झांग जू मेई और राहुल को पिटते हुए देखकर सभी के चेहरों पर तमाशे का आनंद लेने के भाव दिखाई दिए। जो गुइफिन उन्हें सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए रंगे हाथों पकड़ने आई थी, किसी की जान लेने के लिए नहीं। बदमाशों की बुरी तरह पिटाई के बाद जो गुइफिन ने झांग जू मेई के बाल पकड़े और ठंडे स्वर में कहा, वेश्या, हमारा कोई परिवार तुम्हारे जैसी चंचल महिला को नहीं रखना चाहता। आज से मेरा बेटा कोई होंग तुम्हें नहीं चाहता। अब से तुम्हारा और हमारे कोई परिवार का कोई संबंध नहीं है। क्या तुम मुझे सुन रही हो? झांग जू मेई की खोपड़ी दर्द से खींची गई थी और जो गुइफिन के शब्दों को सुनकर उसने एक कुचल लहसुन की तरह सिर हिलाया। मैं तुम्हें सुन रही हूँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। जो गुइफिन ने अपने बाल छोड़े, राहुल को घूर कर देखा जो जमीन पर कराह रहा था, और अपने भतीजों और भतीजियों से कहा, चलो चलें। वे जल्दी से आए और जल्दी से चले गए, जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गए। किन परिवार के यार्ड में झांग जू मेई ने पूरे शरीर में दर्द सहा और जमीन से रेंग कर ऊपर आए। क्या देख रहे हो? सब लोग बाहर निकलो, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। आज जो हुआ उससे उसका चेहरा उतर गया। इस पल सबकी निगाहें भांपते हुए झांग जू मेई का गुस्सा फूट पड़ा। उसका चेहरा लाल और गर्दन मोटी हो गई और वह भीड़ पर दहाड़ने लगी। पड़ोसियों पर चीखें पड़ रही थीं और उन्हें राहुल और झांग जू मेई के चरित्र से और भी ज्यादा घृणा हो रही थी, और वे गुस्से से भरे भावों के साथ जल्दी से आंगन से बाहर निकल गए। जल्द ही किन परिवार के आंगन में शांति छा गई। झांग जू मेई ने राहुल को जमीन पर अभी भी बेसुध पड़ा देखा। उसकी हालत को लेकर थोड़ी चिंतित थी और जल्दी से उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। फैंग गे, कैसे हो? इस समय राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसे लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और उसे बहुत चक्कर आ रहा है। जल्दी जल्दी मुझे अस्पताल भेजो। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह पूरी तरह बेहोश हो गया। झांग जू मेई तुरंत डर गई और चिल्लाए, आह! उसे पीट पीट कर मार डाला गया है। राहुल को देखकर निश्चल उसने अपने डर को दबाया और राहुल की नाक के सामने अपनी उंगली रख दी। एक कमजोर सांस महसूस करते हुए झांग जू मेई का लटका हुआ दिल आखिरकार थोड़ा कम हो गया। ये सिर्फ निश्चित रूप से उसे अस्पताल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। राहुल को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं होगा। झांग जू मेई ने इस पर विचार किया और राहुल को इलाज के लिए पहले शहर के क्लिनिक भेजने का फैसला किया। राहुल की तो बात ही छोड़िए, जो पहले से ही घायल था, यहाँ तक कि झांग जू मेई खुद भी चोटों के निशान थे। वह जल्दी से एक फ्लैटबेड गाड़ी ढूंढने गई और बड़ी कोशिश के बाद राहुल को उस पर खींच लिया। इसके बाद झांग जू मेई ने फ्लैटबेड गाड़ी खींची और अपने घर की ओर तेजी से चल पड़ी। झांग परिवार के पास पहुंचकर झांग जू मेई जल्दी से अपने माता पिता से पैसे मांगने के लिए आंगन में भागी। माँ और पिताजी, कृपया मुझे पहले कुछ पैसे उधार दें, मुझे राहुल को इलाज के लिए ले जाना है। झांग जू मेई के अनुरोध के बाद उसने देखा कि उसके माता पिता में से किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जू मेई, अब तुम शादीशुदा हो, तुम हमेशा अपने मायके वालों से पैसे तो नहीं मांग सकती ना। हम तुम्हें आर्थिक मदद भी नहीं दे सकते। झांग की मां ने भौहें सिकोड़ी, बाहर फ्लैटबेड ठेले पर राहुल की तरफ देखा और बुदबुदाई, पिछली बार तुमने जो 100 युआन से ज्यादा उधार लिए थे वो अभी तक परिवार को नहीं लौटाए। झांग जू मेई ने मुंह खोला और झांग के पिता की तरफ देखा। झांग के पिता ने कुछ नहीं कहा, उनके होंठ भींचे हुए थे। जाहिर है वे उसे पैसे भी उधार नहीं देंगे। झांग जू मेई बेहद चिंतित थी और अचानक उसे याद आया कि राहुल ने पहले क्या कहा था। उसने जल्दी से झांग के पिता और झांग की मां से बात की, अगर तुम मुझे पैसे उधार नहीं दोगे तो कम से कम मेरी कुछ मदद तो कर ही सकते हो। जाओ परिवार के गांव जाओ और पावनी को ढूंढो और मुझे एक संदेश पहुंचाने में मदद करो। बस इतना कह दो कि राहुल को उससे किसी काम से मिलना है और अगर वह नहीं आई तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढती हूँ। जब वह आएगी तो तुम दोनों को कहाँ ढूंढेगी? झांग की मां ने झट से सिर हिलाया जब उसने सुना कि वह पैसे उधार लेने की बात करना बंद कर रही है। पवनी से कहो कि वह हमें शहर के क्लिनिक में ढूंढे। झांग जू मेई ने एक पल सोचा और कहा, उसे 300 युआन लाने को कहो। झांग की मां थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। जब तक झांग जू मेई पैसे उधार लेने की बात नहीं करती तब तक वह मदद करने को तैयार थी। ठीक है, मैं अभी पवनी को ढूंढने जाऊंगा। झांग जू मेई के निर्देश देने के बाद वह दौड़कर बाहर आई, पहले राहुल को गाड़ी में बिठाया और फिर शहर के क्लिनिक की ओर चल पड़ी। क्लिनिक पहुंचने पर डॉक्टर ने देखा कि राहुल बहुत गंभीर रूप से घायल है और उसे भर्ती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने झांग जू मेई से कहा, हमारे शहर की चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, उसके दोनों हाथ अपंग हो सकते हैं। अगर ठीक से देखभाल न की गई और संक्रमण हो गया तो उसके हाथ काटने पड़ सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर झांग जू मेई को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उसे लगा जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो, हड्डियों तक ठंडी।
राहुल, वह अपंग हो जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इलाज के लिए इतने पैसों की जरूरत थी। झांग जू मेई को काउंटी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की सहानुभूति भरी निगाहें याद आईं और अचानक उसने हाथ उठाकर खुद को जोर से थप्पड़ मारा। वह वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। श्रुति को हमेशा से यकीन था कि राहुल भले ही गंभीर रूप से घायल हो, लेकिन कुछ समय तक अच्छी तरह स्वास्थ्य लाभ के बाद वह पहले की तरह जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्लिनिक के डॉक्टर की बात सुनकर उसे आखिरकार समझ आ गया कि राहुल की चोटें कितनी गंभीर थीं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए राहुल साफ तौर पर उससे बातें छिपा रहा था, उसे धोखा दे रहा था और उसका इस्तेमाल कर रहा था। राहुल के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए उसने अपने सभी रिश्तेदारों से कर्ज लिया था और 1000 युआन से ज्यादा का कर्ज जमा कर लिया था। अब ये जानकर कि राहुल जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएगा, श्रुति की आंखों की रोशनी चली गई। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? वह राहुल के बहकावे में इतनी आसानी से कैसे आ सकती है? अब उसे क्या करना चाहिए? श्रुति बेहद चिंतित थी, उसकी आंखें पछतावे से भरी थीं। अगर उसे राहुल की हालत पहले पता होती तो उसे उसके जीने मरने की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। लेकिन अब श्रुति ने अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़े राहुल को देखा और अचानक उसे एक विचार आया। उसने डॉक्टर से कहा कि पहले राहुल के जख्म साफ करें और दवा लगाएं। वह खुद क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर पवनी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद पवनी हड़बड़ाती हुई क्लिनिक पहुंची। उसे पसीने से तर और पीला देखकर श्रुति ने सोचा कि उसका राज जरूर अनोखा होगा, वरना पवनी इतनी बेचैनी से वहां न पहुंचती। जू मेई, जियाओ फैंग कहाँ है? वह कहाँ है? पवनी राहुल को ढूंढते हुए दाएं बाएं देखती रही। श्रुति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार के पास एक कोने में ले गई। बड़ी बहन, फैंग गे की चोटें अब गंभीर हैं और इलाज के लिए काफ़ी पैसे चाहिए। आप अभी अभी आए हैं, क्या आप पैसे लेकर आए हैं? पवनी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने घबराई हुई श्रुति को देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हे, श्रुति बस मुस्कुराए और पवनी को देखा, जिससे पवनी असहज हो गई। मुझे 500 युआन दे दो, वरना तुम्हारी सारी गड़बड़ियां सबको पता चल जाएंगी। श्रुति अब अपने इरादे नहीं छिपा पाए और पवनी को धमकाया। पवनी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। राहुल ... तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? उसने कांपते होंठों के साथ पूछा। उसे इतना डरा हुआ देखकर श्रुति को और भी यकीन हो गया कि पवनी कुछ राज छिपा रही है। उसने सिर हिलाया। ये सही है। पवनी ने हल्के से अपने होंठ काटे। उसने घबराहट में इधर उधर देखा और ये देखकर कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसने जल्दी से अपनी जेब से नकदी की एक बड़ी गड्डी निकाली और श्रुति की बाहों में ठूंस दी। मेरे हाथ में 500 युआन नहीं है, केवल 400 हैं। तुम दोनों अभी के लिए इसे ले लो। श्रुति ने अपने हाथ में 10 युआन के नोटों के मोटे ढेर को देखा और उसका दिल खुश हो गया। उसने अपना चेहरा शांत किया और थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, तुम अंदर जाओ और पहले राहुल का ख्याल रखो, मैं कुछ खाने के लिए खरीदती हूँ। राहुल और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। पवनी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उसने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है। एक विराम के बाद उसने श्रुति का हाथ फिर से खींचा। उसकी आंखें विनती से भरी थीं। जू मेई, मेरा मामला कृपया किसी और को मत बताना। श्रुति ने सिर हिलाया और उसे दिलासा दिया। चिंता मत करो, हमारा रिश्ता क्या है, मैं इसे गुप्त रखने का वादा करती हूँ। तुम अंदर जाओ और पहले राहुल का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। हम पवनी ने श्रुति को जाते हुए देखा, फिर मुड़कर क्लिनिक में दाखिल हुई। क्लिनिक से निकलकर श्रुति सीधे बस स्टॉप की ओर दौड़ी। हुआंगान काउंटी जाने वाली अगली बस में बैठते ही उसने अपने धड़कते दिल को थाम लिया। एक अजीब सा रोमांच महसूस कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह उस रहस्य का इस्तेमाल करके पवनी से 400 युआन ठगने में कामयाब हो जाएगी। दरअसल उसे पवनी का राज भी नहीं पता था, राहुल ने उसे बताया ही नहीं था। अब जब श्रुति के पास पैसे थे तो वह वापस जाने का इरादा नहीं कर रही थी। वह राहुल से सारे रिश्ते तोड़ देना चाहती थी और उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन किन परिवार के गांव को छोड़कर वह और कहाँ जा सकती थी? श्रुति थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसके पति का परिवार उसे नहीं चाहता था और वह अपने मायके वापस नहीं जा सकती थी। आखिरकार उस पर अपने रिश्तेदारों का एक बहुत सारा पैसा था और श्रुति के पास उसे चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। वह यहाँ से निकलकर रहने के लिए कोई बेहतर जगह ढूंढना चाहती थी। मन बना लेने के बाद श्रुति हुआंगान काउंटी से एक लंबी दूरी की बस लेकर ऐसी जगह जाने वाली थी जहां उसे कोई नहीं जानता था। इस बीच क्लिनिक के अंदर पवनी इंतजार करता रहा, लेकिन श्रुति वापस नहीं लौटी। वह भौहें चढ़ाए थोड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। जल्द ही डॉक्टर के इलाज के दौरान राहुल जाग गया। पवनी को अपनी ओर देखते देख राहुल थोड़ा हैरान हुआ। तुम यहाँ क्यों हो? जू मेई कहाँ है? पवनी ने राहुल को जागते देखा और नाराजगी भरे भाव से उसने राहुल की ओर देखा।
तुम श्रुति को मेरा राज कैसे बता सकते हो? राहुल ने ये सुना और हैरान होकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? श्रुति ने मुझसे 400 युआन मांगे थे। उसने कहा कि तुमने उसे मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह मेरा राज उजागर कर देगी। पवनी ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, गुस्से से राहुल को घूरने लगी। राहुल का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत पूछा, श्रुति अब कहाँ है? उसने कहा था कि वह कुछ खरीदने गई थी। अभी तक वापस क्यों नहीं आई? 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। पवनी को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। बेवकूफ! राहुल इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा हरा हो गया और उसे चक्कर आने लगा। पवनी का चेहरा डांटते ही काला पड़ गया। मुझे क्यों डांट रही हो? मैंने श्रुति को तुम्हारे काम के बारे में कभी नहीं बताया। वह तुम्हें पैसे ठग रही है। राहुल ने गहरी सांस ली और तेजी से कहा, जाओ उसे जल्दी से ढूंढो, उसे पैसे लेकर भागने मत देना। वह जानता था कि चूंकि श्रुति उसे क्लिनिक लाई थी, इसलिए उसे उसकी चोटों की असली गंभीरता पता होगी। ये जानते हुए कि राहुल अपंग हो जाएगा, श्रुति उसके साथ कैसे रह सकती थी? उसने पवनी से उसके पैसे ठग लिए और भाग ही जाएगी। पवनी भी तुरंत घबरा गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्रुति उसे ठगने की हिम्मत करेगी। वह जल्दी से उठी, श्रुति को ढूंढने के लिए बाहर भागना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। कॉमरेड, आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं न? इलाज का शुल्क और चिकित्सा व्यय कुल 36.8 युआन है। कृपया भुगतान करें। इसके अलावा मरीज की हालत भी आशावादी नहीं है। आपको उसे जल्दी से इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में भेजना चाहिए। हम उसे यहाँ ठीक नहीं कर सकते। डॉक्टर ने पवनी को रोक दिया। वह अनिच्छा से अपनी जेब से पैसे निकालकर डॉक्टर को भुगतान कर सकी। पैसे देने के बाद उसने नर्स से राहुल की थोड़ी देर देखभाल करने को कहा और जल्दी से बाहर भाग गई। हालांकि पवनी ने पूरा कस्बा छान मारा, लेकिन श्रुति का कोई सुराग नहीं मिला। राहुल की बात सोचकर पवनी का मन भारी हो गया। जब तक वह थके हुए पैरों से क्लिनिक की ओर लौटी, तब तक अंधेरा हो चुका था। राहुल अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, उसका पेट भूख से बिलबिला रहा था। पवनी को लौटते देख उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें श्रुति मिल गई? पवनी ने कड़वाहट से सिर हिलाया, नहीं। राहुल का दिल बैठ गया। उसने पवनी को गुस्से से घूरा और कड़वाहट से कहा, वह शायद पहले ही भाग गई होगी। तो फिर हम क्या करें? पवनी समझ नहीं पाए। पहले घर जाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। राहुल उस पर चिल्लाया, अब पहले मुझे वापस ले चलो। ठीक है, यही एक रास्ता है। पवनी की राहुल के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि राहुल एक ऐसा राज जानता था जो उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। उसे डर था कि राहुल उस राज का पर्दाफाश कर देगा। चरण द्वारा प्रदान किए गए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट के साथ लीकुन मशीनरी फैक्ट्री ने जल्दी से टाइपराइटरों का निर्माण किया। ये जानते हुए कि चरण को तत्काल आवश्यकता है, लीकुन ने किसी को तुरंत चरण तक पहुंचाने की व्यवस्था की। एक अवधि के अध्ययन और अभ्यास के बाद चरण ने अंततः टाइपिंग में महारत हासिल कर ली। चूंकि उनके दिमाग में उपन्यास के कथानक को किसी विचार की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल टाइपिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। पहले दिन चरण ने 7 या 8 घंटे बिताए, लेकिन केवल 6000 अक्षर टाइप किए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि बाद में उनकी टाइपिंग की गति में काफ़ी सुधार हुआ। वह टाइपराइटर कीज से भी अधिक परिचित हो गए। दूसरे दिन से चरण की टाइपिंग की गति बहुत बढ़ गई, जो 1500 अक्षर प्रति घंटे से बढ़कर 2000 अक्षर और फिर 3000 अक्षर प्रति घंटे हो गई। 5वें दिन तक चरण ने 20,000 से ज़्यादा अक्षर टाइप कर लिए और दोनों उपन्यासों की मासिक पांडुलिपियां पूरी कर लीं। डाक वितरण बहुत धीमा देखकर चरण ने लू हुई को सीधे गाड़ी चलाकर जिंगू लीजेंड पत्रिका के कार्यालय पहुंचाने के लिए कहा। कहना होगा कि टाइपराइटर से टाइप करने से न सिर्फ गति बढ़ी, बल्कि हाथ से लिखने जितना थकान भी कम हुई। आखिरकार काम पूरा होने पर चरण आराम से आराम कर सका। हालांकि पांडुलिपियां जल्दी जल्दी लिखने के इस अनुभव के बाद चरण और भी अनुशासित हो गया। भविष्य में वह हर दिन कुछ खाली समय पांडुलिपियां पहले से टाइप करने में बिताता। पतिदेव, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। प्रिया अपने गर्भस्थ पेट के साथ चेहरे पर एक चमकदार और दीप्तिमान मुस्कान लिए आंगन में आए। उसके पीछे जो मिंगक्सिया और चेन युवानकियू उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आए। चरण ने उसे वापस आते देखा, घर से बाहर निकला और दरवाजे से बाहर निकलने में उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या खुशखबरी है, तुम बहुत खुश हो। उसने प्रिया को प्यार भरी नज़रों से देखा और उसे मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठने में मदद की। हमारी स्वीटहार्ट फैशन कंपनी की स्प्रिंग क्लोथिंग लाइन धड़ल्ले से बिक रही है। उनके अनोखे और फैशनेबल स्टाइल की वजह से कई लोग सक्रिय रूप से सहयोग मांग रहे हैं, और मैंने और कई डिज़ाइनरों ने जो समर क्लोथिंग स्टाइल बनाए हैं, उन्हें अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। प्रिया के स्वर में खुशी और उत्साह था। वसंत ऋतु के कपड़ों की सफल बिक्री से पता चला कि उनके डिज़ाइन लोकप्रिय थे और स्वीटहार्ट फैशन ने पहले ही मुनाफा कमाना शुरू कर दिया था।
और ये तथ्य कि उनके ग्रीष्मकालीन कपड़ों के प्रोटोटाइप उन एजेंटों और वितरकों को प्रभावित कर सकते थे, अप्रत्यक्ष रूप से प्रिया और अन्य लोगों की डिज़ाइन क्षमताओं को भी साबित कर रहा था। उसकी बातें सुनकर चरण भी प्रिया के लिए खुश हुआ। मेरी पत्नी वाकई कमाल की है। आंखों में प्रोत्साहन और प्रशंसा के भाव लिए उसने कहा, मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन देश विदेश में एक प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर बनोगी। हम प्रिया भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। लेकिन अब तुम काफ़ी गर्भवती हो, तुम्हें आराम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कपड़े डिज़ाइन करना मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है, तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। चरण ने उसका हाथ थाम लिया और उसे धीरे से याद दिलाया, चिंता मत करो पतिदेव, मैं सावधानी बरत रही हूँ। प्रिया अब 6 महीने से ज़्यादा की गर्भवती थी और उसे पहले से थोड़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। जब दोनों बात कर रहे थे तभी मुख्य हॉल में कैबिनेट पर रखे टेलीफोन की घंटी बजी। चरण फ़ोन उठाने के लिए उठा और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। ये डू यानलिन था। बड़े भाई, आप अभी फ़ोन क्यों कर रहे हैं? चरण ने पूछा। चरण, मैं अभी बोवेन बायोमेडिकल कंपनी में हूँ। डू यानलिन का स्वर सहजता और उत्साह से भरा था। आपके द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार बोवेन बायोमेडिकल कंपनी ने अब चिकित्सा उपकरणों का एक बड़ा बैच तैयार कर लिया है। हमारे अस्पताल ने इन्हें एक बड़ी रकम देकर खरीदा है और जल्द ही इन चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों को स्थापित करेगा। इसके अलावा आपके द्वारा दिए गए सभी नुस्खे औषधि प्रशासन के परीक्षणों और निरीक्षणों में उल्लेखनीय परिणामों के साथ पास हो गए हैं। अब बड़े अस्पताल और क्लिनिक बोवेन बायोमेडिकल के साथ सहयोग के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये सुनकर चरण के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। ये सब उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। आखिरकार यूजियान बुक स्टोर से उसने जो भी सामान खरीदा था वह सभी बेहद कीमती थे। चाहे मशीन के डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट हो या वे नुस्खे, ये सब वैज्ञानिक प्रतिभाओं, चिकित्सा विशेषज्ञों और जीव विज्ञानियों द्वारा दिन रात किए गए शोध और विकास का परिणाम थे, जिन्हें दिन ब दिन, साल दर साल बेहतर बनाया गया और इतने बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुए। यह अच्छी बात है। बोवेन बायोमेडिकल कंपनी में भी ताकत है और उनके साथ सहयोग करना दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद है। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चरण, आप और तियान हाल फिलहाल कैसे हैं? खुशखबरी सुनाने के बाद डू यानलिन ने उनकी हालिया स्थिति के बारे में पूछताछ शुरू की। हम दोनों ठीक हैं। तियान अब 6 महीने से ज़्यादा की गर्भवती है। मैं कुछ दिन पहले ही उसके साथ प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल गया था और डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सामान्य है। चरण ने डू यानलिन से अपनी और प्रिया की स्थिति के बारे में बात की और फिर विनम्रता से पूछा, बड़े भाई, आप और विशेष सहायक ली कैसे हैं? अब डू जेंगटिंग और वेन लिजुन के 3 बच्चों में से 2 की शादी हो चुकी थी, जिससे सिर्फ डू यानलिन ही अविवाहित रह गया था। चरण को अचानक ये पूछते हुए सुनकर डू यानलिन ने 2 बार हल्की खांसी की। उसके स्वर में थोड़ी असहजता थी। वो हम पहले ही साधारण दोस्तों से अच्छे दोस्त बन गए हैं। चरण, नहीं बड़े भाई, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। डू यानलिन एक मुख्य सर्जन थे और वे टालमटोल करने वाले किस्म के नहीं लगते थे। लेकिन जब रिश्तों की बात आती थी तो उन्हें समझने में इतनी देर क्यों लगती थी? अगर उसने पहल नहीं की होती और हिम्मत से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की होती तो शायद जब तक विशेष सहायक ली का बच्चा सोया सॉस खरीदने लायक बड़ा हो जाता तब तक डू यानलिन अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। किसी लड़की के पीछे पड़ते समय पहल तो करनी ही पड़ती है। इसलिए चारण ने डू यानलिन को गंभीरता से सलाह दी, बड़े भाई, अगर तुम इसी तरह विशेष सहायक ली के साथ बातचीत करते रहे तो वह तुम्हें सिर्फ एक करीबी दोस्त के रूप में देखेगी। उस समय उसके लिए तुम्हारे लिए भावनाएं विकसित करना और भी मुश्किल हो सकता है। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें हिम्मत से पहल करनी चाहिए, स्वीकार करने के लिए एक उपयुक्त समय और स्थान ढूंढना चाहिए और बहादुरी से उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। चारण की बातें सुनकर डू यानलिन का दिल भी भारी हो गया। उसने झट से जवाब दिया, ठीक है चारण, तुम सही हो। मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूंगा और फिर मैं उसके सामने अपनी बात कहूंगा। डॉक्टर डू किससे अपनी बात कहने वाले हैं? अचानक फ़ोन पर एक और महिला की आवाज़ आई। चारण ने उसे विशेष सहायक ली वानकिंग की आवाज़ पहचान ली। दूसरी तरफ से डू यानलिन की घबराहट भरी व्याख्याएं सुनकर चारण हंसने को मजबूर हो गया। जैसे ही वह फ़ोन रखने ही वाला था, दूसरी तरफ से ली वानकिंग की आवाज़ आई। श्रीकिन, मैं आपको इस दौरान कंपनी के विकास के बारे में रिपोर्ट दूं। ली वानकिंग बिना कोई अनावश्यक बात कहे सीधे मुद्दे पर आ गया। चारण ने भी गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। वर्तमान में हमारी कंपनी ने 1380 रंगीन अल्ट्रासाउंड मशीनें, 2000 सूक्ष्म शल्य चिकित्सा उपकरण, 800 किडनी डायलिसिस मशीनें और 100 सीटी मशीनें बनाई हैं। इन सभी चिकित्सा उपकरणों का प्री ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है और कंपनी ने चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों के दूसरे बैच का उत्पादन शुरू कर दिया है। ली वानकिंग ने चारण को स्थिर गति और स्पष्ट स्वर में सूचना दी।
जहां तक दवाइयों की बात है, श्री किन द्वारा प्रदान की गई 10 से ज़्यादा दवाएं हमारे द्वारा निर्मित की गई हैं और अब बाजार में उपलब्ध हैं। जांच से पता चलता है कि इन दवाओं का मरीजों की बीमारियों पर अच्छा चिकित्सीय प्रभाव पड़ा है। अब हमारे बोवेन बायोमेडिकल ने बीजिंग में व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है और कई चिकित्सा संगठनों ने हमें ऑर्डर दिए हैं। चारण ली वानकिंग की रिपोर्ट से हैरान नहीं थे। आखिरकार उन्होंने बोवेन बायोमेडिकल को जो उत्पादन तकनीक दी थी वह अपने समय से कई साल आगे थी। और आगे चारण बोवेन बायोमेडिकल को आगे बढ़ने और विकसित करने में मदद करने के लिए और भी उन्नत मशीनों के ब्लूप्रिंट और नुस्खे लाएंगे। ली वानकिंग से कुछ देर बात करने के बाद फोन दु यानलिन के हाथ में वापस आ गया। चारण ने भी दु यानलिन का हौसला बढ़ाते हुए कहा, चलो बड़े भाई, मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम फोन पर बात करेंगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। दु यानलिन का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने एक तरफ खड़े ली वानकिंग की तरफ देखा, फिर जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। बातचीत खत्म करने के बाद दु यानलिन ने फोन रिसीवर रख दिया। उसने हिम्मत जुटाई और विशेष सहायक ली से कहा, विशेष सहायक ली, आज दोपहर काम के बाद क्या हम साथ में खाना खाने चलें? ठीक है, कोई बात नहीं। ली वानकिंग ने नीचे देखा, मेज पर दस्तावेज व्यवस्थित किए और सहजता से उत्तर दिया। दु यानलिन ने राहत की सांस ली, साथ ही उस शाम के लिए अपनी डेट की योजना भी बना रहा था। चारण सही था, ली वानकिंग सुंदर थी और उसकी कार्यकुशलता लाजवाब थी। उसके जैसी लड़की के पीछे कई बेहतरीन लड़के पड़े थे। अगर वह तेजी नहीं दिखाता तो वह सचमुच हार सकता था। ... किन परिवार गांव। राहुल बिस्तर पर लेटा था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसका चेहरा लाल था और उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज थीं। पवनी ने खाना बनाना समाप्त किया और उसके पास आकर उसके कंधे को धक्का देते हुए उसे उठकर खाने के लिए कहा। जियाओ फैंग, खाने का समय हो गया है। उसके शब्द गिर गए, लेकिन राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर कि उसकी हालत ठीक नहीं है, पवनी ने हाथ बढ़ाकर राहुल का माथा छुआ। हिस्टिल्डर, इतनी गर्मी। पवनी ने थोड़ा आश्चर्य से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन जब उसने राहुल के हाथ से आती सड़ांध को सूंघा तो वह समझ गई। उसे घाव के संक्रमण के कारण तेज बुखार था। पास की मेज पर रखे ज्वरनाशक और एंटीबायोटिक्स देखकर पवनी को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को ये दवाएं दें या नहीं। पिछले 2 दिनों से वह रात में झाओ परिवार के पास जाती थी और दिन में राहुल की देखभाल के लिए किन परिवार के पास लौट आती थी। राहुल द्वारा हुक्म चलाना और आदेश देना उसके लिए सुखद अनुभव नहीं था। इस समय राहुल की कमजोर हालत देखकर पवनी के दिल में भी एक अंधकारपूर्ण विचार उभर आया। अगर राहुल को सही इलाज न मिला और उसकी चोटें और बिगड़ गईं और उसकी मौत हो गई तो वह उसे और धमका नहीं पाएगा। पवनी के मन में यह विचार आते ही वह अचानक से हर उठी और उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। कैसे? उसके मन में ऐसा बुरा विचार कैसे आ सकता है? ये भी एक इंसानी जिंदगी है। जब वह स्तब्ध थी, बिस्तर पर लेटे राहुल ने अपनी उंगलियां हिलाईं और धीरे से आंखें खोलीं। पवनी की अजीब निगाहों को अपने ऊपर देखकर राहुल के मन में सतर्कता का भाव उमड़ आया। अब उसे चक्कर आ रहा था, सिर चकरा रहा था और वह पूरी तरह कमजोर हो गया था। बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं थी। अगर इस समय पवनी के मन में कोई बुरी नीयत होती तो वह खतरे में पड़ जाता। मुझे दवा दो, मेरे जख्म पर मरहम लगाओ, राहुल ने पवनी को घूरते हुए कहा। उसका स्वर आदेशात्मक था। ठीक है। पवनी ने सिर हिलाया, एक कप गर्म पानी डाला और राहुल को सिरहाने से टिकाकर बैठने में मदद की। राहुल को ज्वरनाशक और एंटीबायोटिक दवाइयां देते हुए पवनी चुपचाप उसके दवा खत्म होने का इंतजार करने लगी। राहुल की दवा खत्म होने के बाद उसने रुई, आयोडीन और धुंध निकाली और राहुल के घाव को फिर से साफ करके पट्टी बांध दी। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। राहुल दांत पीस रहा था, उसे बहुत पसीना आ रहा था और वह बिना आवाज किए इसे सहन कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने और कमजोरी महसूस करने के बाद उसने पवनी की ओर देखा और पूछा, क्या श्रुति का कोई पता है? नहीं, वह पूरी तरह से गायब हो गई है। पवनी के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। कुछ समय पहले झांक के परिवार के लोग उसे पूछने आए थे और मैंने उन्हें बताया कि श्रुति मुझसे पैसे ठग कर भाग गई है और अगर वे उसे ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। झांक के पिता और मां ने सुना कि श्रुति पैसे ठग कर भाग गई है, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की और मामला अनसुलझा ही रह गया। पवनी, सच कहूं तो मैं ये सब चरण की वजह से हुआ हूं। राहुल ने सीधे पवनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी हुई थी। मुझे बदला चाहिए, मैं चरण से निपटना चाहता हूं और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पावनी का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसने आंखें चौड़ी कर लीं। जियाओ फैंग, चरण के पास अब पैसा और ताकत है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। क्या बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी जिंदगी खुद जिएं? नहीं, वह बढ़िया कपड़े पहनकर और लजीज चीजें खाकर ऊंचा और ताकतवर जीवन क्यों जिए, जबकि मुझे कीचड़ में रहकर मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है। राहुल जोर से हाँफने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन अगर मैं मर भी गया तो
मैं चरण को अपने साथ घसीट कर ले जाना चाहता हूँ, वह मरने लायक है। अगर वह न होता तो हमारा परिवार कभी ऐसा न होता। माँ बाप जेल में न होते, हमारा परिवार न बिखरता, जूमेई कोई और रास्ता न ढूंढ कर किसी और से शादी न करती और मैं अब भी सबकी नज़रों में एक होनहार यूनिवर्सिटी की छात्रा होती। ये सब चरण की वजह से है, उसी ने मुझे इस हाल में पहुंचाया है। राहुल ने अपना पट्टी बंधा हाथ उठाया और पवनी पर गरजा, मेरा हाथ खराब हो गया है। पवनी, मैं जिंदगी भर खुद की देखभाल करने की क्षमता खो चुका हूँ। अगर मैं चरण को इस तरह का दर्द नहीं चखाऊंगा तो मैं कैसे संतुष्ट रहूंगा। पवनी उसके विकृत चेहरे को देखकर डर गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल चरण के लिए इतनी गहरी नफरत पालेगा। बताओ, मेरी मदद करोगी या नहीं? राहुल पवनी को घूरता रहा, उसकी निगाहें बार बार घूम रही थीं, एक भयावह धमकी से भरी हुई। उसी पल पवनी को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो, उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। तुम क्या करना चाहती हो? चरण को मारना, पवनी ने कांपती आवाज में पूछा। उसे मारना? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत आसान होगा। चिंता मत करो, मैं बस उसे एक कड़ा सबक सिखाना चाहता हूँ, ये जानलेवा नहीं होगा। राहुल की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। तो तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पवनी के पास उसकी धमकी का विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस समय उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। हा, अच्छा, अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मेरे पास चरण को मरने पर मजबूर करने का एक तरीका है। राहुल संतोष से खिलखिलाकर हंसा। उसके चेहरे को देखकर पवनी की बेचैनी असीम रूप से बढ़ गई। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम चरण से निपट नहीं सकते और मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। हे, मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप नहीं कर सकते। राहुल व्यंग करते हुए बोला, मत भूलो तुम चरण की सगी बहन हो। अगर तुम उसे यहाँ लाने का कोई रास्ता निकालो तो हम उससे बदला ले सकते हैं। पवनी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, तुम चरण के दिल में मेरी जगह को ज्यादा ही समझ रही हो। वो मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता। इधर आओ, मेरे पास एक तरीका है जिससे वो अपनी हिफाजत छोड़ देगा। राहुल ने पवनी को पास आने का इशारा किया और उसे कुछ बताने के लिए अपनी आवाज़ धीमी कर ली। पवनी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, थोड़ी स्तब्ध। ठीक है, मैं जैसा कहूंगी करूंगी। काफी देर बाद पवनी ने अनिच्छा से सहमति जताई, अपने सामने राहुल को देखते हुए। उसकी आवाज़ धीमी थी। राहुल, जब मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूंगी तो तुम मुझे उस राज से और डरा नहीं सकते, वरना मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। राहुल ने उदासीनता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पवनी ने दिल में राहत की सांस ली। वह उठी और खाना परोसने के लिए रसोई में चली गई। अब राहुल जो भी खाना खाता वह खुद ही तैयार करती, लाकर उसे खिलाती। आखिर राहुल का एक हाथ टूटा हुआ था और एक हाथ तो पहले से ही बेकार था। वह अपनी देखभाल करने की बुनियादी क्षमता भी खो चुका था। पवनी इन दिनों घर का काम नहीं कर रही है, न ही बच्चे की देखभाल कर रही है। वह सारा दिन मायके भागती रहती है। चेंगवन, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगी? झाओ परिवार के खाने की मेज पर पावनी की सास लियुहुआन नाराजगी से भरी हुई थीं। पावनी पिछले 2 दिनों से घर नहीं गई थी और सारा काम अकेले उस पर आ गया था। लियुहुआन को मुर्गियों और बत्तखों को खाना खिलाना था, पूरे परिवार के खाने पीने का इंतजाम करना था और एक शरारती बच्चे की देखभाल भी करनी थी जो अभी अभी 1 साल का हुआ था। यह उसे लगभग पागल कर रहा था। झाओ चेंगवन के ईमानदार चेहरे पर थोड़ी मुश्किलें साफ दिखाई दे रही थीं। माँ, आपको नहीं पता, पावनी का छोटा भाई राहुल गंभीर रूप से घायल है और किन परिवार में और कोई नहीं है। अगर पावनी उसकी देखभाल करने नहीं जाएगी तो राहुल की देखभाल कोई नहीं करेगा। तो राहुल की चोट कितनी गंभीर है? अगर वह सचमुच विकलांग हो गया तो क्या हमें जिंदगी भर उसका पालन पोषण करना होगा? लियुहुआन का चेहरा गुस्से से भर गया। नहीं, आपको पवनी को जल्द से जल्द वापस लाना होगा। वह अब हमारे झाओ परिवार की सदस्य है। एक शादीशुदा बेटी अपने मायके के सारे काम कैसे संभाल सकती है? ठीक है, जब पवनी आज रात वापस आएगी तो मैं उसे बता दूंगा। झाओ चेंगवन ने सिर हिलाया और खाने में डूबा रहा। खाने के बाद उसे अभी भी लकड़ी काटने पहाड़ पर जाना था। वाह टिल्ड माँ। लियुहुआन लेले को खाना खिला रहा था और शायद दलिया थोड़ा गर्म होने की वजह से वह छोटा बच्चा अपनी माँ को याद करते हुए रो पड़ा। माँ, क्या माँ? तुम्हारी माँ को अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, दिन भर मायके भागती रहती है। लियुहुआन ने गुस्से में कटोरा मेज पर रख दिया। रोना बंद करो, तुम मुझे बीमार कर रही हो। शुरू में लियुहुआन अपने पोते से काफ़ी प्यार करती थी क्योंकि उसे पहले उसकी देखभाल करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी थी। पिछले 2 दिनों से चरण घर पर नहीं था और लेले बहुत शोर मचा रहा था, जिससे लियुहुआन बहुत परेशान हो गई थी और उसके लिए उसका धैर्य जवाब दे रहा था।
माँ, आप बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो अभी बहुत छोटा है। झाओ चेंगवन ने बच्चे के आंसू भरे चेहरे को देखा और जल्दी से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। वह लेले का खाना ले आया और उसे खिलाने से पहले हर चम्मच को ठंडा करने के लिए फूंक मारकर उसे ठंडा किया। लेले झाओ चेंगवन की बाहों में सिमट गया और खाने के लिए आज्ञाकारी ढंग से अपना मुंह खोला। देखो, क्या वो अब आज्ञाकारी ढंग से नहीं खा रहा है? झाओ चेंगवन ने लियू हुआन से कहा, बच्चों की देखभाल करते समय तुम्हें ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। लियू हुआन ने मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचा, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम थोड़े समय के लिए उसकी देखभाल कर रही हो। अगर तुम्हें पूरे दिन उसकी देखभाल करनी पड़े तो तुम्हें भी ये परेशान करने वाला लगेगा। और बच्चे की देखभाल के अलावा उसे घर के दूसरे काम भी करने हैं। ... छोटा सा आंगन। चरण इस समय प्रिया और झांग जिनिंग के साथ बातें कर रहा था। अचानक प्रवेश द्वार से शोर मचा। चरण और बाकी लोगों ने देखा कि पवनी चिंतित होकर लियू जियानचुन और लू जिदोंग से बात कर रही थी। चरण को देखते हुए वह जल्दी से उठी और हाथ हिलाते हुए चिल्लाई, चरण, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात कहनी है। चरण ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा, खड़ा हुआ और बाहर चला गया। प्रिया ये देखने के लिए उसके पीछे जाने ही वाली थी कि क्या हो रहा है, तभी उसने चरण को अपना सिर घुमाते हुए देखा। तियान, तुम और जी निंग बैठे रहो, इसकी चिंता मत करो। प्रिया ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, ठीक है। झांग जिनिंग ने अपनी नज़रें वापस लेने से पहले कुछ बार उस दिशा में उत्सुकता से देखा। चरण आंगन के द्वार पर चला गया और पावनी को देखा, पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पावनी के चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव दिखाई दिए जब उसने चरण से कहा, जियो फैंग मर रहा है। उसकी चोटें गंभीर हैं और वह आज रात जीवित नहीं रह सकता है। उसने कहा कि वह आपको आखिरी बार देखना चाहता है और आपसे व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगना चाहता है। वह जानता है कि वह गलत था, उसे आपका विरोध करने का पछतावा है, उसे अतीत में आपको धमकाने का पछतावा है। उसने बहुत ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ बात की। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल वास्तव में अपनी मृत्युशैया पर था। उसके शब्द अच्छे थे और वह वास्तव में चरण से अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता था। लेकिन चरण ने पावनी की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। हालांकि वह देखना चाहता था। चरण ने धीरे से अपने होंठ सिकुड़े और कहा, ठीक है, पहले तुम वापस जाओ। मैं 1 घंटे में किन परिवार के गांव लौटकर राहुल से आखिरी बार मिलूंगा। ठीक है, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। उसे इतनी सहजता से सहमत होते सुनकर पवनी के मन में थोड़ी बेचैनी हुई। लेकिन उसने राहुल का दिया काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, इसलिए वह आखिरकार राहत की सांस ले सकी। राहुल की अगली योजना के बारे में पवनी ने मुख्य हॉल की ओर देखा और अचानक उसकी नज़र प्रिया के उभरे हुए पेट पर पड़ी। प्रिया गर्भवती थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि चरण जल्द ही पिता बन जाएगा? पवनी की मनोदशा जटिल थी और उसके दिल में हिचकिचाहट का एक संकेत उभरा। एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि उसे अगली योजना के साथ जारी रखना चाहिए या नहीं। कुछ और चरण ने देखा कि वह अभी भी नहीं गई थी और उसे अपनी आंखों से तेजी से देखा। पवनी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली। कुछ और नहीं। चरण, मैं अब वापस जा रही हूँ, तुम भी जल्दी करो। जियो फैंग वास्तव में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। उद्धरण चिन्ह, समझ गया। चरण ने धीरे से जवाब दिया, फिर मुड़ा और घर में वापस चला गया। पवनी भी मुड़ी और जल्दी से चली गई। पति, वह आपसे क्या चाहती थी? चरण कुर्सी पर बैठ गया और प्रिया से कहा, क्या ये किसी प्रकार की साजिश हो सकती है? प्रिया के मन में पवनी और राहुल के लिए अच्छी भावनाएं नहीं थीं, क्योंकि इन दोनों ने पहले हमेशा चरण को तंग किया था और बाद में हमेशा उसका विरोध किया था। पिछली बार राहुल ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को किराए पर लेने की भी कोशिश की थी। इसीलिए उसके मन में ऐसा विचार आया। जब हम मिलेंगे तब पता चल जाएगा। चरण ने कहा, चिंता मत करो, मैं हुईगे को अपने साथ लाऊंगा। ठीक है, फिर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या होगा अगर राहुल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है? प्रिया ने बार बार चरण को चेतावनी दी, असहज महसूस कर रही थी। ठीक है, मैं सावधान रहूंगी। चरण ने सिर हिलाया और तैयारी करने के बाद उसने लू हुई को लिया और किन फैमिली विलेज जाने के लिए तैयार हो गया। किन फैमिली विलेज? पवनी के किन परिवार में लौटने के बाद उसने कहा था कि वह बाद में आएगा। राहुल, वादा करो चरण की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। पवनी बहुत बेचैन हो गई। उसे डर था कि राहुल अपना मन बदल लेगा और चरण को मार डालेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी अंतरात्मा पर एक इंसानी जान का खतरा मंडरा सकता है। बकवास बंद करो, क्या तुमने वो चीज़ें खरीदी जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था? राहुल ने उसे गुस्से से देखा। मैंने खरीदी? मैं उन्हें खरीदने के लिए कई दुकानों में भागा। पवनी ने उसके आगोश से कई कागज़ के पैकेट निकाले। राहुल ने पवनी से उन्हें खुलवाया। इन सभी कागज़ के पैकेटों में छोटी सफ़ेद गोलियां थीं।
जाओ थोड़ा पानी उबालो, बाद में इन सभी गोलियों को पानी में डाल दो और चरण को इसे पिलाने का कोई तरीका ढूंढो। पवनी को निर्देश देते हुए राहुल की आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण चमक चमकी। ठीक है, पवनी ने गोलियां ली और पानी गर्म करने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच राहुल बिस्तर पर लेटा चुपचाप चरण के आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।